तुमने कभी सोचा है क्यों हमारे स्कूल की पाठ्य पुस्तकें हमेशा मुगलों और ब्रिटिशर्स के अध्यायों से भरी होती हैं? और जब महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, रानी दुर्गावती, लाचित बोरफुकन या वीर सावरकर की बात आती है तो बस 2 पैराग्राफ मिलते हैं। क्यों हम अपने असली नायकों को सिर्फ एक लाइन में पढ़ते हैं? क्यों हमारे लिए इतिहास सिर्फ गुलामी और हार का नाम बन गया? क्या ये संयोग है या एक डिजाइन? आज हम उस डिजाइन को डिकोड करेंगे। ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक जागृति है, अपनी खोई हुई पहचान वापस पाने की कहानी। अगला 1 घंटा तुम्हारे लिए एक समय यात्रा होगा, हमारे साम्राज्यों के उदय से हमारी किताबों के पुनर्लेखन तक और फिर वापस अपनी भूली हुई इतिहास की पुनरुद्धार तक। ब्रिटिशर्स ने भारत पर शासन सिर्फ राजनीति से नहीं किया, उन्होंने हमारे मन पर शासन किया। उन्होंने हमारे नायकों, भाषा और विश्वास प्रणाली को धीमे जहर की तरह बदल दिया। 1835 में लॉर्ड मैकॉले ने एक भाषण दिया, हमें एक ऐसे वर्ग के भारतीयों को बनाना चाहिए जो रक्त से भारतीय हों लेकिन स्वाद और मन से अंग्रेज। ये वाक्य था ब्रिटिश भारत के मानसिक गुलामी तंत्र का ब्लूप्रिंट। शिक्षा प्रणाली ऐसे डिजाइन की गई जहां छात्र अपने पूर्वजों को हीन समझें। ब्रिटिश ने अपने लेखकों से भारतीय इतिहास लिखवाया, जैसे जेम्स मिल और विंसेंट स्मिथ, जिन्हें भारत की भाषा, संस्कृति और आस्था का बुनियादी ज्ञान भी नहीं था। परिणाम, हमें पढ़ाया गया भारत अराजकता में था और ब्रिटिश शासन ने हमें सभ्य बनाया। लेकिन सच्चाई क्या थी? भारत दुनिया की सबसे धनी सभ्यताओं में से एक था, एक ऐसी भूमि जहां धर्म नहीं, दर्शन था, जहां व्यापार था, सहिष्णुता थी और प्रतिभा थी। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें स्कूल की किताबों ने साइडलाइन कर दिया, लेकिन जिनके बिना भारत का अस्तित्व असंभव होता। महाराणा प्रताप, वो नाम जिसे हर बच्चे को याद रखना चाहिए। एक सम्राट जिन्होंने अकबर जैसे शासक के सामने सिर झुकाने से मना कर दिया। हल्दी घाटी के युद्ध क्षेत्र में उन्होंने सब कुछ खो दिया, लेकिन अपनी आजादी नहीं। मराठा शिवाजी महाराज, जिन्होंने स्वराज का कॉन्सेप्ट दिया जब साम्राज्य का मतलब सिर्फ विदेशी शासन था। उन्होंने एक एकजुट भारत का सपना देखा जहां स्वाभिमान सबसे बड़ा धर्म था। लाचित बोरफुकन, असम के कमांडर, जिन्होंने मुगल सेना को ब्रह्मपुत्र नदी के पार नहीं जाने दिया। उन्होंने अपने बीमार शरीर से भी कमांड किया, क्योंकि उनके लिए भारत की मिट्टी सिर्फ भूमि नहीं, मां थी। दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य कृष्णदेवराय के शासन में एक स्वर्ण युग था, एक साम्राज्य जहां कला, वास्तुकला और ज्ञान फल फूल रहे थे जब यूरोप अभी अंधकार युग से निकल रहा था। रानी दुर्गावती, बुंदेलखंड की योद्धा रानी, जिन्होंने अपनी सेना के साथ मुगल सेना को टक्कर दी जब तक उनकी आखिरी सांस थी। ये वो लोग थे जिन्होंने हार नहीं मानी, लेकिन ब्रिटिश और मुगल अध्यायों ने उन्हें इग्नोर कर दिया, क्योंकि उनका अस्तित्व ही उनके श्रेष्ठता मिथक को चुनौती देता था। 1858 के बाद ब्रिटिश ने भारत पर शारीरिक शासन शुरू किया, लेकिन मानसिक शासन तो पहले ही शुरू हो चुका था। उन्होंने एक साधारण ट्रिक इस्तेमाल की, अगर तुम युवाओं की शिक्षा को नियंत्रित करो तो तुम राष्ट्र के भविष्य को नियंत्रित करो। उन्होंने स्कूल की किताबों में लिखा, ब्रिटिश से पहले भारत जाति युद्धों, अंधविश्वासों और अराजकता से भरा था। और फिर लिखा, ब्रिटिश ने आधुनिक शासन, रेलवे और शिक्षा लाई। लेकिन सच्चाई यह है, रेलवे हमारे संसाधनों को लूटने के लिए बनाई गई थी, शिक्षा हमारे मन को नियंत्रित करने के लिए। उन्होंने उन नायकों को महिमा मंडित किया जिन्होंने सहयोग किया, और उनको खलनायक बना दिया जिन्होंने उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी। ऊधम सिंह, तांत्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह पाठ्य पुस्तकों में फुटा नोट बन गए।
उन्होंने हमारे धर्म को मिथक कहा और अपनी संस्कृति को विज्ञान। उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति से हमें हिंदू बनाम मुसलमान बना दिया। उन्होंने सिर्फ भारत को नहीं तोड़ा, हमारे आत्मविश्वास को भी विभाजित कर दिया। स्कूल में हमें सिखाया गया, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1855 में शुरू हुआ, लेकिन असल प्रतिरोध 1600s से ही शुरू हो गया था। तमिलनाडु में पॉलीगर युद्ध, स्थानीय शासक ब्रिटिश के खिलाफ 1799 में लड़ रहे थे। कर्नाटक की कित्तूर चेन्नम्मा, एक योद्धा रानी जिन्होंने 1824 में ब्रिटिश को हरा दिया। सन्यासी विद्रोह, बंगाल के साधुओं और किसानों ने मिलकर विद्रोह किया। आदिवासी विद्रोह, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, ये सब अपनी जमीन और संस्कृति के लिए लड़ रहे थे। जब ब्रिटिश इतिहासकार उन्हें विद्रोही लिख रहे थे, उन्होंने उनकी लड़ाई को अपराधपूर्ण कार्य बना दिया और अपनी लूट को सभ्यता मिशन कहा। ये सब इतिहास का हिस्सा नहीं बने, क्योंकि उन्हें पता था अगर भारतीय अपना प्रतिरोध इतिहास पढ़ेंगे तो वो कभी गुलाम नहीं बनेंगे। अब एक कदम और पीछे चलते हैं, जब भारत सिर्फ एक देश नहीं, एक विचार था। हड़प्पा, मोहनजोदारो, गुप्त, मौर्य, चोल, ये सब सभ्यताएं अपने समय की महाशक्तियां थीं। व्यापार होता था रोम, मिस्र, चीन तक। गणित में आर्यभट्ट ने शून्य दिया। सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की नींव रखी। चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखकर राजनीति का ब्लूप्रिंट दिया। शिक्षा प्रणाली विकेंद्रीकृत थी। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों में विदेशी छात्र आते थे। और सबसे महत्वपूर्ण, हमारी प्रणाली योग्यता आधारित थी। ये सभ्यता सिर्फ धनी नहीं थी, आध्यात्मिक रूप से जागृत थी। हम प्रकृति और विज्ञान दोनों का सम्मान करते थे। फिर आए आक्रमणकारी और उन्होंने हमारे मंदिर लूट लिए, पांडुलिपियां जला दी और हमारे गर्व को मिटा दिया। लेकिन हमारा ज्ञान कभी नष्ट नहीं हुआ, वो सिर्फ दबे हुए राख के नीचे छिप गया। 1947 में हम आजाद हुए, लेकिन पूरी तरह नहीं। ब्रिटिश चले गए, पर उनका तंत्र रह गया। शिक्षा प्रणाली वही, पाठ्यक्रम वही, सिर्फ शासक बदले, नियम नहीं, क्योंकि नए नेताओं ने भी वही नियंत्रण अनुकूल संरचना जारी रखी। परिणाम, आज भी हम स्कूल में मुगल और ब्रिटिश शासकों के बारे में 8 अध्याय पढ़ते हैं और सरदार पटेल, सुभाष बोस, सावरकर और क्रांतिकारियों के बारे में सिर्फ 1। हम अपनी इतिहास को सेलिब्रेट नहीं करते, हम उससे सहन करते हैं। जब तक हम अपनी कहानी खुद नहीं लिखेंगे, तब तक हम सिर्फ पाठक रहेंगे, सृष्टिकर्ता नहीं। भारत कभी हार नहीं गया, भारत सिर्फ गलत तरीके से लिखा गया। हर पीढ़ी का एक कर्तव्य होता है, अपनी इतिहास वापस लिखना। तुम्हारा कर्तव्य है सीखना, सवाल करना और असली नायकों को याद रखना। अगली बार कोई कहे भारत 1000 साल तक शासित रहा, तो आत्मविश्वास से बोलो, भारत 1000 साल तक लड़ना कभी नहीं छोड़ा। हमारे पूर्वजों ने अपनी जिंदगी दी ताकि हम अपनी पहचान वापस ले सकें। अब समय आ गया है लिखने का, अपनी कहानी अपनी जुबान में। जय हिंद।